प्रस्तुत है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम सुनो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। खेल खेल में सीखो ज्ञान, सुनो कहानी देकर ध्यान। सुनो कहानी, बूझो और सबको समझाओ, बच्चों संग बच्चे बन जाओ। कहती थी जो दादी नानी, नई नई जानी अनजानी। सुनो कहानी, कहानी कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इन अमर पंक्तियों को जिसने लिखा उसका नाम आपने जरूर सुना होगा। जी हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान। वे हिंदी की प्रमुख कवियत्री के रूप में विख्यात हैं। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग रचनाकार रही हैं। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। वे जितनी बड़ी कवियत्री थीं, उतनी ही बड़ी कथाकार भी थीं। कविताओं की भांति उनकी कहानियां भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। सुभद्रा जी की कहानियां एक ओर जहां रूढ़ियों पर प्रहार करती हैं, वहीं ऊपरी दिखावे का भी विरोध करती हैं। उनकी कितनी ही कहानियों में उनके अपने जीवन प्रसंग या अनुभूति के मार्मिक टुकड़े कथा का हल्का आवरण ओढ़े आ गए हैं। उनकी कहानियों में भी राष्ट्रीयता का स्वर प्रमुख था। वे आम आदमी के दिल की आवाज कहती। उनकी कहानियों के संवादों में निर्भीकता और देश के लिए बलिदान हो जाने की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ऐसी ही एक प्रसिद्ध कहानी थी हींग वाला। ये एक मार्मिक कहानी है जिसमें उन्होंने सहज और सरल भाषा शैली का प्रयोग किया। भावपूर्ण इस कहानी में वात्सल्य भाव तथा सामाजिक समरसता की भावना का संदेश है। सुनो कहानी। इस कार्यक्रम में आज आपके लिए लाए हैं यही कहानी। जी हाँ, तो आइए आज सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कहानी हींग वाला। आज आपको कहानी सुना रहे हैं पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल राजेश मिश्रा। अम्मा, हींग वाला, कहता हुआ एक खान लगभग 35 साल का आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे हुए पीपे को खोलकर उसने नीचे धर दिया और मॉलश्री के नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। भीतर बरामदे में एक 9-10 बरस के बच्चे ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा। वह ज़रा और आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करते हुए बोला, अम्मा, हींग ले लो। अम्मा, हम अपने देश को जाता है, बहुत दिनों में लौटेगा। सावित्री इस हमउम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सकी हो। रसोई घर से हाथ धोकर वह बाहर आई और बोली, हींग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन तो हुए नहीं। लगा खान ने सावित्री की बात सुनी ही ना हो। उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हींग है माँ, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है। एक ही तोला ले लो, पर लो ज़रूर, हम देकर जाएगा। इतना कहकर खान ने हींग के छोटे बड़े कई डिब्बे खोलकर रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी ना पाई थी कि उसने फौरन एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग 1 नंबर है, हम तुम्हें धोखा नहीं देगा माँ। सावित्री बोली, पर मैं इतनी हींग लेकर करूँगी क्या, ढेर सारी तो रखी है। खान ने कहा, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने को आया है, घर है, पड़ी रहेगी। फिर आज हम अपने काबुल को जाता है, खुदा जाने कब लौटेगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तौलने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी न लेना, जबरदस्ती तौले जा रहा है। जब खान ने हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेना है। सावित्री ने किसी की बात का उत्तर न दे हींग की पुड़िया उठा ली और पूछा, कितने पैसे हुए खान? 6.25 आने पैसे अम्मा। सावित्री ने 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने पैसे लाकर खान को दिए। खान सलाम करके चला गया।
पर सावित्री के बच्चों को माँ की यह बात अच्छी न लगी। वे तीनों बहुत नाराज़ थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को इतने पैसे दिए, अभी हम मांगें तो कभी न दें। सबसे छोटा बच्चा, जिसकी उम्र 6 साल के लगभग थी, बोला, भैया मांगो तो भला माँ से पैसे, फिर हम लोग मलाई की बर्फ़ खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को वैसे ही 6.25 आने दे दिए हैं, हींग की कुछ ज़रूरत नहीं थी। इसके आगे कुछ कहने का साहस न हुआ, पर छोटे के कानों में तो मलाई की बर्फ़ वाले की आवाज़ गूंज रही थी। वह माँ से बिगड़कर बोला, दो माँ, 6 आने हमको भी दो, हम बिना लिए ना रहेंगे। लड़की, जिसकी उम्र 8 साल की थी, बड़े गंभीर स्वर में बोली, तुम माँ से पैसे ना मांगो, उनका बेटा तो वही खान है, हम लोग नहीं हैं। सावित्री को इन बच्चों की बातों से हंसी आ रही थी। उसने हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, चलो चलो, बड़ी बातें बनाने लगे हो, खाना तैयार है, खाओ। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए हैं। सावित्री ने कहा, खान ने पैसों के बदले हींग दी है, तुम क्या दोगे? छोटा बोला, मिट्टी देंगे। सावित्री हंस पड़ी। अच्छा अच्छा, चलो पहले खाना खाओ, फिर मैं 1 रुपया तोड़ाकर तीनों को 6 आने दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगा, 1 रुपये में 16 आने, 6 आने रतन लेगा, 6 आने मुन्नी लेगी, छोटे के लिए तो 4 ही आने बचेंगे। छोटा बिगड़ पड़ा, कभी नहीं, मैं 6 आने लूँगा। और दोनों में मारपीट हो चुकी होती यदि मुन्नी 4 आने पैसे स्वयं लेना न स्वीकार कर लेती। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली भी आई। शहर में कहीं भयंकर रूप से दंगा हो गया, बहुत सारे लोग मारे गए। इन मरने वालों में 2 खान भी थे। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया। फिर सोचती, मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हींग वाले भी तो होंगे। परंतु न जाने क्यों उस हींग वाले खान की याद उसे प्रायः आ ही जाया करती थी। एक दिन सवेरे सवेरे उसी मौलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बीन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी, तीनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहाँ आओ। उत्तर मिला, हींग है, हींग हेरा हींग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए खान। खान बोला, देश को गया था अम्मा, परसों तो लौटा ही हूँ। सावित्री बोली, यहाँ तो आपस में बहुत जोरों का दंगा हो गया है। खान, दंगे की बात सुनकर भी तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी क्या कभी माँ से डर हुआ है जो मुझे होता? और उसके बाद ही उसने अपना डिब्बा खोला और 1 छटाक हींग तौलकर सावित्री को दी। चिल्लर दोनों में से किसी के पास नहीं था। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा कहकर सावित्री को सलाम करके चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होता है। शहर में पहले झगड़ा हो ही चुका था, अभी किसी प्रकार के झगड़े की आशंका न थी। हिंदू झगड़े में होली सार्वजनिक रूप से न जला सके थे, इसलिए दशहरा वे दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। पुलिस का काफ़ी प्रबंध था। किसी प्रकार के दंगे की आशंका न होते हुए भी सावधान रहने की ज़रूरत थी। सावित्री के बच्चों ने कहा कि हम भी काली का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री के पति शहर से बाहर गए थे। सावित्री स्वभाव से भी कुछ भीरू थी, फिर भला वह बच्चों को जुलूस देखने कैसे भेज दे जबकि उसके पति भी घर में नहीं है। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौनों का, सिनेमा का न जाने कितने कितने प्रलोभन दिए, पर बच्चे न माने सो न माने। नौकर श्यामू स्वयं जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने भी कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखा कर लिया आता हूँ। अब बच्चों ने और भी जोर पकड़ा, उनका एक समर्थक भी तो बढ़ गया था ना। लाचार, इच्छा न होते हुए भी सावित्री को काली का जुलूस देखने के लिए बच्चों को भेजना ही पड़ा। परंतु उसने बार बार श्यामू को ताकीद कर दी कि दिन रहते ही वह बच्चों को लेकर घर लौट आए। बच्चे तो खुशी खुशी काली का जुलूस देखने गए और इधर बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए। अब वह थी और उसका साल भर का गोदी का बच्चा। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगे, किंतु देखते देखते ही दिन ढल गया, अंधेरा भी बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे न लौटे। अब सावित्री को न भीतर चैन न बाहर। वह घबराई हुई बच्चों को भेज देने की अपनी मूर्खता पर पछताती हुई कभी भीतर कभी बाहर आती। इतने में ही कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर गई, उन आदमियों से पूछा,
ऐसे क्यों भागे जा रहे हो? जुलूस तो निकल गया ना? एक आदमी बोला। दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा। सावित्री के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इसी समय कुछ लोग तेजी से जाते हुए दिखे। सावित्री ने उन्हें भी रोका। उन लोगों ने कहा, दंगा हो गया है, माँ अंदर जाओ। अब सावित्री क्या करे? उन्हीं में से एक से कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो, 2 लड़के 1 लड़की, मैं तुम्हें मुँहमांगा इनाम दूंगी। उसने जवाब दिया, का हम तुम्हारे बच्चन का पहचानिन है माँ जी, फिर जान से प्यारो कुछ नहीं होत। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला वे मेरे बच्चों को खोजते भी कैसे? उनसे बच्चों की खबर लाने के लिए कहना ही भूल थी, पर करे भी तो क्या करे? साल भर के बच्चे को न तो वह छोड़कर ही जा सकती थी और न लेकर ही। उसे रह रहकर अपने पर क्रोध आ रहा था। आखिर उसने बच्चों को भेजा ही क्यों? वे बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना न भेजना तो उसी के हाथ की बात थी। अगर वह न भेजती तो क्या बच्चे जबरदस्ती चले जाते? सावित्री पागल सी हो गई। उसे रह रहकर लाशों के बीच अपने बच्चे भी तड़पते दिखाई पड़ते। बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ नीरवता बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौट कर न आए। अब शायद उसके बच्चे लौट कर नहीं आएंगे। सावित्री हताश होकर सोए हुए बच्चे के पैताने जाकर गिर सी पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय उसे जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़े, अम्मा। सावित्री दौड़कर बाहर गई। उसने देखा उसके 3 बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में न भेजा करो। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, अम्मा खान बहुत अच्छा है, दंगा होते ही श्यामू तो हमें छोड़कर भाग गया था, खान ने ही हमें बचाया, नहीं तो आज हम भीड़ में मारे जाते। सावित्री ने पूछा, अच्छा अब तो खान से हींग लेने दोगे ना? बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डबट कर कहा, नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई है, भाई। आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कहानी हींगवाला। कहानी सुना रहे थे पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल राजेश मिश्रा। और अब सवाल जवाब। 22 जनवरी को प्रसारित चौथे एपिसोड में आपने सुना था बुंदेली लोक कथा पर आधारित कहानी खूंटे का घोड़ा। आपको बताना था कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। इसके जवाब में सैकड़ों विद्यार्थियों के मेल प्राप्त हुए। हम आपको बताते हैं चौथे एपिसोड की 5 सर्वश्रेष्ठ उत्तरदाता विद्यार्थियों के नाम। कुमारी माधुरी कमलेश, कक्षा 4, शासकीय प्राथमिक शाला झुंडगांव, पोस्ट मगरधा, हरदा। कुमारी आयशा, कक्षा 8, शासकीय माध्यमिक शाला खैगावड़ा, तहसील पंधाना, जिला खंडवा। पवन अहिरवार, कक्षा 5, शासकीय प्राथमिक विद्यालय ओढ़की, जिला सतना। पवन विश्वकर्मा, शासकीय माध्यमिक शाला कुड़ारी, गाडरवाल, जिला नरसिंहपुर। कुमारी कुमकुम, कक्षा 7, माध्यमिक शाला छपारा कला, जिला सिवनी। आप सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से पुरस्कार के रूप में आप सभी विजेताओं को भेजी जा रही हैं पुस्तकें और प्रमाण पत्र। आज आपने सुनी सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी हींगवाला। आपको बताना है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जी हाँ, हींगवाला कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। आप अपना जवाब कल सोमवार तक अपने शिक्षक को सौंप दें। विद्यालय के प्रधानाध्यापक मंगलवार तक एक सर्वश्रेष्ठ उत्तर को ईमेल से भेजेंगे। ईमेल का हमारा पता है sunokahani mp@gmail.com। सर्वश्रेष्ठ चयनित 5 उत्तरदाता विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा पुरस्कार के रूप में उनके स्कूल के पते पर भेजी जाएंगी पुस्तकें और प्रमाण पत्र। तो देर ना करें, अपना जवाब कल तक अपने शिक्षक को सौंप दें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। खेल खेल में सीखो ज्ञान, सुनो कहानी देकर ध्यान। सुनो कहानी, बूझो और सबको
को समझाओ, बच्चों संग बच्चे बन जाओ। कहती थी जो दादी नानी, नई नई जानी अनजानी। सुनो कहानी, कहानी कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। अभी आप सुन रहे थे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम सुनो कहानी।